दोस्तों नमस्कार। एबी क्लासेस में आपका स्वागत है। हम लोग आरआरबी जेई 2024 की तैयारी कर रहे हैं और जो नोटिफिकेशन आया है उसमें पहला पेपर सीबीटी 1 का होगा, दूसरा पेपर सीबीटी सेकंड का होगा। और जो सीबीटी 1 है इसमें यदि हम क्वालिफाई होंगे तभी हम सीबीटी सेकंड दे पाएंगे। और सीबीटी 1 का यदि आपने सिलेबस देखा होगा तो उसमें जो जनरल साइंस है इसके 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाने हैं। और जो जनरल साइंस का सिलेबस है उसमें फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और लाइफ साइंस है। और हम लोगों ने फिजिक्स पर आधारित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दी है। आज हम लोग वर्क पर आधारित कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। आपको सिर्फ ध्यान से सुनना है और वीडियो पूरा देखना है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहले क्वेश्चन में लिखा है, निम्न में से कौन अधिक काम कर सकता है। यहां पर कुछ ऑप्शन दिए गए, उनमें से पूछा गया कि सबसे अधिक कौन काम कर सकता है। जैसे लिखा हुआ है, एक घूमता हुआ पहिया या बंदूक की एक चलती हुई गोली या फिर गतिशील पत्थर या फिर एक उठाया हुआ हथौड़ा। तो जो वर्क है उसकी डेफिनेशन के अकॉर्डिंग हम लोग जानते हैं कि जिस दिशा में बल लग रहा है, फोर्स लग रहा है, उसी दिशा में जितनी अधिक दूरी चलेगा वही क्या होता है, वर्क होता है। मतलब लगाए गए बल और बल की दिशा में विस्थापित दूरी क्या होता है, वर्क होता है। तो अब यहां पर हम देखेंगे जो एक सेकंड ऑप्शन है बी वाला, इसमें देखेंगे आप तो लिखा हुआ है बंदूक की एक चलती हुई गोली। तो जिस दिशा में हम लोगों ने फोर्स लगाया है उधर गोली तेजी से जाएगी। और जो हमारा रोटेटिंग व्हील है और मूविंग स्टोन है, इन सब की तुलना में बहुत अधिक दूरी तय करेगी। इसलिए जो विस्थापन दूरी है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस है, वह अधिक होगी। इसलिए बी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, 20 न्यूटन का एक बल एक वस्तु को 2 मीटर विस्थापित कर देता है और 20 जूल कार्य करता है। बल और विस्थापन के बीच का कोण निकालना है। क्या है, इनके बीच का एंगल निकालना है। यहां पर जो फोर्स लगा रहा है वह दिया है, जो दूरी विस्थापित हो रहा है वह दी गई है, और जो कार्य मिल रहा है हमें वह भी दिया गया है, लेकिन एंगल हमें निकालना है। तो इसका फॉर्मूला हमें पता होना चाहिए। जो जब एंगल हमें निकालना हो तो उसका फॉर्मूला होता है W इक्वल एफ इंटू डी और इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला आप लोगों को नोट करके रख लेना। क्या होगा, एफ फोर्स, डी जो दूरी है, कॉस थीटा मतलब ये एंगल है। अब यहां पर जो देखो वर्क दिया गया, कितना दिया, 20 जूल दिया है, तो उसको हम यहां पर रख देते हैं इक्वल एफ कितना दिया, 20 न्यूटन दिया है, उसको भी हम यहां पर रख देते हैं। डी कितना दिया, 2 दिया, तो उसको रख देते हैं। और कॉस थीटा तो हमें निकालना ही है। अब यहां पर यदि हम इसको सॉल्व करते हैं तो कॉस थीटा में एक साइड लाना पड़ेगा। तो हम कैसे करेंगे, कॉस थीटा अगर एक साइड लाएंगे यहां पर ऐसा कॉस थीटा, तो इक्वल क्या हो जाएगा, 20 हमारा इधर ही रहेगा और कॉस के साथ जो मल्टीप्लाइंग वैल्यू है वह कहां नीचे आ जाएगी, 20 इंटू 2 आ जाएगी। तो 20 से 20 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास 1/2 बचेगा। और यदि जो कॉस थीटा है, क्या है कॉस थीटा, तो मैं यहां पर लिख देता हूं सबसे पहले। तो कॉस थीटा में बस ऐसा जैसा लिखा वैसा लिख लेना है। इधर cos 1/2, इधर cos 1/2 की वैल्यू कितनी होती, सॉरी cos 60 की वैल्यू क्या होती, 1/2 होती। तो हम इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, cos 60 लिख सकते हैं। अब यदि ये थीटा इक्वल करें, cos से cos कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो, थीटा इक्वल क्या आ जाएगा हमारा, 60 डिग्री आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए यहां पर, राइट, ए वाला ऑप्शन आना चाहिए। उम्मीद है एंगल कैसे निकाला ये आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा, एक पोर्टर जमीन से 12 केजी सामान उठाता है। एक पोर्टर 12 केजी जमीन से सामान उठाता है और उसे जमीन से 1.5 मीटर ऊपर अपने सिर पर रखता है। मतलब ऊंचाई में, नीचे से उठाया और ऊपर रखा, कितनी ऊंचाई पर, 1.5 मीटर पर। आगे बोला, सामान पर उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना कीजिए।
और इंडिकेट कर दिया जी इक्वल दिया 10 मीटर सेकेंड स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा, यहां पर इनवर्स लगा दिया तो मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ऐसा हो जाएगा। ये दिया हुआ है। ऐसा जब मास दिया हो, याद रखें पोर्टर जमीन से मतलब क्या दिखा रहा है, वेट मतलब मास दिया है, तो ऐसे में जो वर्क होता है उसका वर्क निकालने के लिए जो फॉर्मूला हो जाएगा वह क्या हो जाएगा, एम जी एच। एम जी एच किसका फॉर्मूला होता है, तो ये आप जानते हो एम जी एच क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी। जब हाइट की बात की जाती है तो वहां पर कौन सी एनर्जी आती है, पोटेंशियल एनर्जी। इसलिए एम जी एच यहां पर फॉर्मूला हो जाएगा। एम कितना दिया 12 दिया हुआ है, जी कितना दिया 10 दिया हुआ है, एच कितना दिया है यहां पर 1.5 दिया हुआ है। बस हमें इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। जितना मैंने कैलकुलेट करके रखा उसको मैं यहां पर बता देता हूं। इसका जो मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग आंसर आएगा 180 जूल, ये आंसर आएगा। तो सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। याद रखें जो भी वीडियो मैं डाल रहा हूं जनरल साइंस से रिलेटेड सभी आप देखते जाएं, और यदि आपने नहीं देखे हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी है। प्लेलिस्ट आपको मिलेगी हमारे एबी क्लासेस यूट्यूब चैनल पर जाएंगे, होम पेज पे आपको जाना है। होम पेज से आप नीचे चले जाएंगे तो थोड़ा नीचे जाएंगे तो आपको वहां पर आरआरबी जेई ऑब्लिक एसएससी जेई ऑब्लिक अदर लिखा होगा। ऐसे ही वहां पर ये भी लिखा है क्लिक हेयर, उस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी। वहीं पर आपको आरआरबी जेई जनरल साइंस के नाम से प्लेलिस्ट मिल जाएगी, उसमें आप सभी वीडियो देख सकते हैं जो अभी तक मैं डाल चुका हूं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, यदि एक हवाई जहाज 4000 मीटर की दूरी तय करता है, दूरी मतलब डिस्टेंस दी गई, तुरंत आप समझ जाएं। आगे लिखा एंड किया गया कार्य मतलब W इक्वल ए दिया है 20,000 जूल। आप इसकी यूनिट से भी समझ सकते हैं, तो के वर्क दिया है। तो लागू किया गया बल ज्ञात करना। हम लोग जानते हैं वर्क इक्वल क्या होता है, बल मींस F लिख देता हूं मैं, फोर्स इंटू डिस्टेंस। W की वैल्यू कितनी दी गई 20,000, मैं यहां पर लिख देता हूं कि 2 2 4 मतलब एक जीरो कम कर देता हूं। तो यहां पर वैल्यू मैंने W की पुट कर दी। F इक्वल हमारा दिया नहीं हुआ है, हमें निकालना है। D इक्वल दिया यहां पर 4000, तो मैं लिख देता हूं 1 2 3। अब F इक्वल यदि हमें निकालना है तो 20,000 इधर ही रहेगा और जो हमारा 4000 हुआ है कहां, नीचे बटे में आ जाएगा, क्योंकि हम F इक्वल निकाल रहे हैं। F के साथ जो मल्टीप्लाई में होता है वह हमेशा नीचे जाता है, इक्वल की इस तरफ जो वैल्यू होती है वह हमेशा ऊपर रहती है। 3 जीरो से 3 जीरो इधर कट कर दें और 4 से 20 कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 आ जाएगा, और क्या आएगा ये न्यूटन आएगा। तो हमारा कौन सा, ए वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। उम्मीद है ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा हुआ है, जमीन के ऊपर एक बिंदु पर किसी वस्तु की गुरुत्वीय स्थिति ऊर्जा को में किए गए कार्यों के रूप में परिभाषित किया जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है जमीन के ऊपर एक बिंदु से किसी वस्तु को हम ऊपर उठा रहे, गुरुत्वीय स्थितिक ऊर्जा, ये लिखा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा है वो। तो उसमें जो कार्य किया जाता है उसे कैसे परिभाषित किया जाता है, इसका हो सकता कंसेप्ट भी आपको समझ में ना आ रहा हो, तो मैं आंसर से समझा देता हूं। इसे गुरुत्वाकर्षण के विपरीत जमीन से उस बिंदु पर उठाने से, तो वहां पर जो कार्य किया था वो इसको एक बिंदु पर जमीन से ऊपर उठाने से जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है उसके रूप में इसको परिभाषित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है 1 kg की एक वस्तु को 10 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है, गुरुत्व बल द्वारा किया गया कार्य निकालना है, और G इक्वल दिया 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहां पर हमें जो मैंने स्टार्टिंग में फॉर्मूला लगाया था, आपको जो हाइट पे उठाते किस चीज को, तो हमारा क्या हो जाता है, वर्क डन पोटेंशियल एनर्जी के रूप में स्टोर होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, वर्क डन mgh। अब यहां पर m की वैल्यू कितनी दी, 1 दी गई, 1 kg है ना, किलोग्राम, ये क्या है मास की यूनिट है, इंटू g ग्रेविटी कितना हो गया 9.8, इंटू हाइट कितनी दी गई है 10 मीटर, तो यहां पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
इस हिसाब से इसको हम कैलकुलेट करेंगे तो जो मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है उस हिसाब से वैल्यू आनी चाहिए 98 जूल। तो हमारा ए वाला ऑप्शन एकदम राइट हो जाएगा। यदि ये जो भी वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूं कंटिन्यू और आप आरआरबी जेईई की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी ब्रांच के हैं आप लोग, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन पर क्लिक कर लें, जिससे जो मैं कंप्लीट सिलेबस करवाने वाला हूं जनरल साइंस का और मैथमेटिक्स का, दोनों मिला के 60 नंबर होते हैं। आप यदि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकन पर क्लिक करते हैं, तो जो भी वीडियो मैं कंटिन्यू अपलोड करूंगा वह आपके पास पहुंचते रहेंगे और ये 60 नंबर की आप तैयारी कर पाएंगे हमारे चैनल से। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, एक कुली जमीन से 20 केजी का सामान उठाता है। 20 केजी यहां पर मास हो गया और उसे जमीन से 2 मीटर अपने सिर पर रखता है, मतलब ये क्या हो गई, हमारी हाइट हो गई। सामान पर उसके द्वारा किए गए काम की गणना कीजिए। जी इक्वल 10, यहां पर इनवर्स स्क्वायर हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये यहां पर वही सेम क्वेश्चन है, तो मैं जल्दी से कैलकुलेट कर देता हूं। क्या हो जाएगा, mgh हो जाएगा। सिर्फ वैल्यू में कुछ परिवर्तन है तो 20 लिख देंगे हम। g की वैल्यू जो दी गई वो 10 रख देंगे और h की वैल्यू कितनी दी गई, 2 दी गई, उसको रख देंगे। बस हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो मेरी कैलकुलेशन के अनुसार जो इसका आंसर आ रहा है वह आ रहा है हमारा 400, क्या आ जाएगा, जूल हो जाएगा। 400 कौन से, सी वाले ऑप्शन में दिया गया है। सरल सा क्वेश्चन है, आपके समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, जब कोई वस्तु बल की दिशा में, याद रखें बल की दिशा में 1 मीटर की दूरी पर 1 न्यूटन बल के द्वारा चलती है तो किए गए कार्य की मात्रा निकालिए। क्वेश्चन पूछ रहा है कि कोई वस्तु 1 मीटर की दूरी चलती है और उस पर जो बल लगाया गया है वह 1 न्यूटन का बल लगाया जाता है, तो उसकी कार्य की गणना कीजिए। कार्य मतलब वर्क डन, वर्क डन जब दूरी और क्या दिया हुआ, बल दिया हो या फोर्स दिया हो तो क्या हो जाएगा, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स इंटू डिस्टेंस हो जाएगा। तो फोर्स इक्वल जो वैल्यू दी गई वह 1 न्यूटन है और डिस्टेंस भी कितनी है, 1 मीटर है। दोनों को न्यूटन मीटर क्या होता है, जूल, याद रखें न्यूटन मीटर इक्वल क्या होता है, जूल होता है। तो इसलिए न्यूटन मीटर मिलके क्या हो जाएगा, जूल हो जाएंगे और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा और ये 1 जूल हो जाएगा। 1 जूल मतलब डी वाला ऑप्शन हमारा राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा, 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर 10 किलोग्राम वजन वाले सूटकेस को उठाकर एक प्लेटफॉर्म पर खड़े यात्री द्वारा किया गया कार्य निकालिए। क्या कह रहा है, एक कोई व्यक्ति है जो 10 किलोग्राम का वजन उठा के खड़ा है, बस ओनली क्या खड़ा है, तो उसके द्वारा जो कार्य किया जाता है उसको हमें निकालना है। तो अब आपको याद रखना है कि यहां पर जो विस्थापन है, डिस्प्लेसमेंट है, वह कुछ भी नहीं दिया है, मतलब 0 दिया है। सिर्फ वस्तु को उठाता है लेकिन चलता नहीं है। जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो, याद रखें डिस्प्लेसमेंट 0 हो तो वर्क डन भी कैसा होता है, 0 होता है, क्योंकि हमेशा क्या होता है, बल इंटू दूरी, उसका फॉर्मूला ही है बल इंटू दूरी। तो बल दिया है लेकिन डिस्टेंस नहीं दी गई है। तो ये बहुत अच्छे से याद रखें, जब भी डिस्टेंस लेवल नहीं कर रहा है, सिर्फ बल दिया हो तो वर्क डन कैसा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि हम जानते हैं जो वर्क डन है वह क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। अब यदि ये दे दे और इसकी वैल्यू कैसे दे दे, 0 दे दे, कुछ ना दे, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। तो हमारा बी वाला ऑप्शन राइट होना चाहिए। किया गया कार्य कैसा होगा, 0 होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट भी 0 है। अब जो कंसेप्ट मैंने बताया था वही क्वेश्चन उसने बना दिया। लिखा है, एक वस्तु पर बल लगने के बावजूद, एक वस्तु पर कोई फोर्स लगने के बावजूद भी किया गया कार्य कैसा है, 0 है, तो उसका विस्थापन क्या होगा। किसी वस्तु पर हम लोग सिर्फ क्या बल लगा रहे हैं, क्या लगा रहे हैं, बल लगा रहे हैं, और उसका वर्क डन कैसा है, 0 है, तो उसका डिस्प्लेसमेंट कैसा होगा, 0 होगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया था, यदि किसी वस्तु का डिस्प्लेसमेंट 0 है तो उसका वर्क डन भी कैसा होगा, 0 होगा। तो यहां पर वर्क डन क्या लिखा है, 0 लिखा है, तो विस्थापन भी कैसा होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इस हिसाब से डी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा नॉर्मल है कहने को, तो कार्य करने की
क्षमता कहलाती है। लेकिन पूछा गया, कई एग्जामों में पूछा गया, कार्य करने की जो क्षमता है वह क्या कहलाती है? द एबिलिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड। तो सभी लोगों को पता है कार्य करने की क्षमता कहलाती है ऊर्जा या फिर एनर्जी। सी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। हम कोशिश करते हैं और सबकी तरह ऑप्शन पढ़ने में हम टाइम वेस्ट नहीं करते, क्योंकि मेरा पर्पज है आपको क्वेश्चन याद हो जाए। जिस तरह हम लोग क्वेश्चन पढ़ के डायरेक्ट उसका आंसर पे कॉन्सेंट्रेटेड करते हैं तो वही याद रहता है। अगर हम क्वेश्चन पढ़ के ऑप्शन पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो डायरेक्ट जो माइंड में फिट हो जाता है ना, वो फिट नहीं हो पाएगा। इसलिए हमेशा मैं कोशिश करता हूं क्वेश्चन पढ़ूं, जो भी समझाना है समझाने के बाद सीधा आंसर पे टिक कर दूं, जिससे आपको क्वेश्चन के साथ सिर्फ वही वर्ड याद रहे। कभी आप जब पेपर दें तो याद आ जाए अचानक कि सर ने ऐसा क्वेश्चन पढ़ा था, उसके साथ ए वाला ऑप्शन आंसर बताया था। लेकिन ऑप्शन बहुत सारे होंगे, दिमाग में कंफ्यूजन हो जाती है। इसलिए याद रखें, ऑप्शन आप पढ़ सकते हैं लेकिन मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के साथ आंसर बताता हूं। ये मेरा खुद का कंसेप्ट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बिल्कुल कंसेप्ट बेसिस से ध्यान रखें। यदि कार्य का मान धनात्मक है, जो हम कार्य कर रहे हैं यदि वह उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, जो हम वर्क डन कर रहे हैं यदि उसकी वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, तो जिस निकाय पर कार्य हो रहा है उसमें क्या फर्क पड़ेगा? मतलब पूछ रहा है वो कि अगर हम कोई वर्क डन कर रहे हैं और वह यदि पॉजिटिव है तो उसका क्या मतलब होता है, कि उस जो सिस्टम पे वर्क कर रहा है उसका क्या मतलब होगा? तो उसमें क्या होगा, उसकी जो एनर्जी है उसमें इंक्रीज हो जाएगी, मतलब वृद्धि होगी। डी वाला ऑप्शन होगा, जिसमें पढ़ लें अच्छे से आप। उसकी ऊर्जा में वृद्धि होगी, याद रखें ना। पॉजिटिव वर्क मतलब एनर्जी इंक्रीज, नेगेटिव वर्क मतलब एनर्जी डिक्रीज, याद रहेगा। पॉजिटिव वर्क मतलब एनर्जी इंक्रीज, नेगेटिव वर्क मतलब एनर्जी डिक्रीज। उम्मीद है याद हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है, निम्नलिखित में से किस में कोई कार्य नहीं किया जाएगा? क्वेश्चन पूछा, इन चार ऑप्शन को पढ़ना है, ऐसा ऑप्शन ढूंढना है जिसमें कोई भी वर्क डन प्राप्त नहीं होता है। तो हम कंसेप्ट बता चुके हैं कि वर्क कब प्राप्त नहीं होता है, जब डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा हो या जीरो हो। जैसे हम पढ़ते हैं, लिखा है कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है। नेक्स्ट में लिखा सचिन 4 किलोमीटर चलता है, मतलब चलता है, डिस्टेंस कवर किए, मतलब इसमें कुछ ना कुछ वर्क डन होगा। एक कुली किसी बस से किसी कार तक एक वजन ले जाता है, एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है, मतलब इसमें भी डिस्प्लेसमेंट हुआ है। अरुण मैदान पर क्रिकेट खेलता है, तो इसमें तो डिस्प्लेसमेंट होगा ही, क्योंकि अरुण क्रिकेट खेल रहा है। लेकिन इसका जो ए वाला देखेंगे ऑप्शन लिखा है, कपिल अपने कंधे पर 10 किलोग्राम भार लेकर खड़ा है, चल नहीं रहा है, मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसका ऑप्शन कैसा होना चाहिए, ए वाला राइट होना चाहिए क्वेश्चन के अकॉर्डिंग। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक जरूर कर दिया करें, लाइक से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है। जितने भी वीडियो आपको मिलते हैं सब के सब लाइक जरूर करें। और एक कॉमन एग्जाम है, तो अपने जो भी आपके ब्रांच के स्टूडेंट हैं या फिर अदर ब्रांच के स्टूडेंट हैं, इलेक्ट्रिकल, सिविल, किसी भी ब्रांच के हों, सबको हमारा वीडियो शेयर कर दें और हमारी मदद करें चैनल को सब्सक्राइब करवाने में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा, बल द्वारा किया गया कार्य धनात्मक होगा जब, बल द्वारा किया गया कार्य कब धनात्मक होता है? ऐसा ऑप्शन में कुछ ऑप्शन दिया, हमें ढूंढना है। जैसा लिखा, विस्थापन बल की दिशा में होता है, विस्थापन बल के लंबत होता है, आरोपित बल से कोई विस्थापन नहीं होता है, तो ये तो आंसर हो ही नहीं सकता है। विस्थापन बल की विस्थापन बल की दिशा में होता है। ऊपर क्या लगा, विस्थापन बल की दिशा में होता है, मतलब दोनों ऑप्शन हमें एक जैसे लग रहे हैं। सॉरी, विपरीत लिखा हुआ है ना, क्या लिखा, विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में होता तो ये भी नहीं हो सकता है, हमारे लंबवत दिशा में भी नहीं होता, सिर्फ विस्थापन बल की दिशा में होता है। विस्थापन कहां होता है, बल की दिशा में होता है, याद रखें। पहले विस्थापन कहां पर होता है, बल की दिशा में होता है, जब हमारा कार्य धनात्मक होता है। तो इस हिसाब से ए वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। अब इस क्वेश्चन का आंसर आपको रटना है, क्वेश्चन भी रटना है। क्यों रटना है मैं बताता हूं। बहुत एक कंसेप्ट है, कार्य शून्य होने की स्थिति में, वर्क डन शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए जाने वाले बल के बीच का कोण होता है, याद रखें।
क्वेश्चन फिर से समझ लें, कार्य है ना, वर्क, शून्य होने की स्थिति में, याद रखें शून्य है ना, ये लिखा शून्य, इसको आपको याद रखना है। शून्य होने की स्थिति में विस्थापन और लगाए गए बल, विस्थापन मतलब डी डिस्प्लेसमेंट और बल मतलब फोर्स, इन दोनों के बीच में जो एंगल होता है वह कितना होता है। यदि विस्थापन और लगाए गए बल के बीच जो एंगल है 90 डिग्री होता है, कितना 90 डिग्री होता है, लंबवत होती दूरी और बल एक दूसरे के, तो हमारा वर्क डन कैसा होता है, शून्य होता है। बिल्कुल आप याद कर लें, यदि जो विस्थापन हो रहा है और जो बल लग रहा है उन दोनों के बीच 90 डिग्री का कोण बन रहा है, तो हमेशा वर्क डन कैसा होता है, जीरो होता है। या जो विस्थापन है वह लगाए गए बल के परपेंडिकुलर है, तो हमारा विस्थापन, तो हमारा वर्क डन कैसा होगा, शून्य होगा। इसको आप बहुत अच्छे से याद कर लें। अभी क्वेश्चन ध्यान से समझना, लिखा हुआ एक कुली 100 मीटर की दूरी तक 100 मीटर की दूरी तक 500 न्यूटन का भार उठाता है। मतलब कोई यहां पर वस्तु रखी हुई है, वह क्या कर रहा है, इसको उठा रहा है, इधर ऊपर को उठा रहा है, कितने मीटर तक उठा रहा है, 100 मीटर तक उठा रहा है। कितना उठा रहा है, 100 मीटर तक ऊपर को उठा रहा है, ना कि ले जा रहा है, याद रखें उठा रहा है। और कितना हमारा फोर्स लग रहा है, कितना फोर्स लगा रहा है, 500 न्यूटन का। तो इसको हम जब निकालते हैं तो उसके लिए जो फॉर्मूला होता है वह होता है वर्क डन एफ इंटू डी इंटू कोस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इससे हमें निकालना पड़ता, ऊपर को उठा रहा है, क्या हो रहा है, ऊपर को उठा रहा है, कितने डिग्री का, एकदम सीधा स्ट्रेट उठा रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। कितने का बन रहा है, 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। हमें सारी वैल्यू इसमें पुट कर देना है। जैसे एफ की वैल्यू कितनी दी गई, जो मैंने कैलकुलेट किया हुआ है 500 दी गई है, और डी की वैल्यू 100 है, और कॉस थीटा मतलब 90 डिग्री, मतलब ये क्या हो जाएगा, वर्क डन हमारा जीरो हो जाएगा, क्योंकि कॉस 90 इक्वल क्या होता है, जीरो होता है ना। तो ये आंसर हमारा सी वाला होना चाहिए। लेकिन वैसे भी हमें याद रखना, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में अगर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, किसके, जिस ओर हम बल लगा रहे हैं उसके हिसाब से, तो हमारा वर्क डन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से किस मामले में कोई कार्य नहीं होता। ध्यान से समझें, कोई कार्य नहीं होता। तो देखो क्वेश्चन जो ऑप्शन लिखे उनको पढ़ना है हमें। लिखा है एक पवन चक्की कुएं से पानी निकालती है। पवन चक्की घूम रही है, कुएं से क्या निकाल रही, पानी निकाल रही है। क्या लिख रहा है, एक गधा अपनी पीठ पर वजन लेकर चल रहा है। नेक्स्ट लिखा सुमन एक पूल में तैर रही है। फिर लिखा एक इंजन ट्रेन को खींच रहा है। तो यहां पर जो आंसर है वह है बी वाला ऑप्शन। अब आप सोच रहे होंगे बी वाला ऑप्शन क्यों है, क्योंकि इसमें जो बल लग रहा है और वस्तु का जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर है। जिस दिशा में बल लग रहा है वस्तु का डिस्प्लेसमेंट कैसा हो रहा है, परपेंडिकुलर है, क्योंकि पीठ के ऊपर वजन रखा है, ना कि जहां पर फोर्स लग रहा है उस दिशा में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। जिस दिशा में बल लगता है उसी दिशा में यदि डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क डन कुछ ना कुछ मिलता है। लेकिन जिस ओर बल लग रहा है उसकी परपेंडिकुलर दिशा में अगर हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है तो वहां वर्क डन जीरो होता है। इसलिए बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा किसी वस्तु पर किया गया कार्य, याद रखें किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्नलिखित में से किस पर निर्भर नहीं करता। याद रखें क्या निर्भर नहीं करता पूछ रहा है ना। जो किसी वस्तु पर किया गया कार्य किस पर निर्भर नहीं करता, यहां पर कुछ ऑप्शन दिए तो हम जानते हैं फोर्स लगेगा तभी डिस्प्लेसमेंट होगा, तो इस पर निर्भर करता है। मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इसका देखेंगे, डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होगा तभी वर्क डन होता है। एंगल बिटवीन द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, इस पर भी डिपेंड करता है क्योंकि तभी हमें पता पड़ता है वर्क डन कैसा है। लेकिन मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट इस पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर होना चाहिए बी वाला राइट। क्वेश्चन में लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा अधिक कार्य कर सकता है। तो इसको मैं बता चुका हूं। वैसे एक चली हुई गोली, पहला क्वेश्चन शायद मैंने बताया था या दूसरा ऐसा ही कुछ क्वेश्चन था। तो एक चली हुई गोली है
वह सबसे अधिक विस्थापन करती है, क्योंकि जिस दिशा में बल लग रहा है उसी दिशा में तेज गति से जाती है और बहुत लंबा क्या करती है, विस्थापन करती है। किसकी तुलना में? जो यहाँ पर ऑप्शन दिए उनकी तुलना में पूछ रहा है वो, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखा है किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो विस्थापन ज्ञात करना है। हम जानते हैं वर्क इक्वल क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। हमें विस्थापन निकालना, तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल क्या हो जाएगा, वर्क बटे फोर्स। हमें यहाँ पर वैल्यू लिख देना है, वर्क 56 दिया है और जो विस्थापन 7 दिया है, तो हमारा 8 मीटर आ जाएगा। 8 मीटर मतलब सी वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसमें लिखा कार्य किस पर निर्भर नहीं करता। देखो यहाँ पर लिख किस पर निर्भर नहीं करता, तो डिस्प्लेसमेंट पर निर्भर करता है, हमें पता है। फोर्स पर भी निर्भर करता है, और एंगल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट के बीच में जो एंगल है उस पर भी निर्भर करता है, लेकिन मोमेंटम पर निर्भर नहीं करता है। तो हमारा कौन सा, डी वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा क्वेश्चन के आंसर। उम्मीद है जो भी क्वेश्चन मैं डाल रहा हूँ वह सब पसंद आ रहे होंगे, तो वीडियो को इस तरह देखते रहें और अपने दोस्तों में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू फ्रेंड्स।